नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे पॉलिटी के पीवाईक्यू जो 2025 के पेपर में पूछे गए हैं और आप इन्हें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग क्वेश्चन पिछले साल के पेपर से हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है। अगर आप पिछले साल के पेपर भी ना पढ़े हों तो आपने अगर कोई भी बुक पढ़ी है, जैसे लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है तो आसानी से उनको सोल्व कर सकते हैं। तो बस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पिछले साल भी पूछा गया है और क्या ट्रेंड है, आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके लिए क्या ज़रूरत थी पिछले साल के पेपर को पढ़ने की, लेकिन हमें एक पैटर्न को देखना है कि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है तो ये 2025 का पेपर है और जो राइट हैंड साइड है ये यूथ की पीवाईक्यू की बुक है जिसमें पीसेस द्वारा कराए गए पेपर सम्मिलित हैं। तो कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो सभी को पता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आप इनमें पढ़ेंगे तो संप्रभुता, गणतंत्र नहीं है, तो 1 और 2 उसका राइट आंसर है। अब पिछले साल के पेपर में देख सकते, देखिए 2010 में पूछा गया है, 2019 में पीसेस ने तो 91, 94, 95, 97, 2002, 2010। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 1 और 3 है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप इसको पढ़ेंगे कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ये कथन बिल्कुल ठीक है। लेकिन लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है और आप देखिए पिछले साल के पेपर में भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, तो टोटल 22 मेंबर इसमें होते हैं। तो बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है ये, इससे पिछले वाला भी। अगर 18 से 20 सवाल दोस्तों आते हैं तो पीवाईक्यू से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में 10 से 12 सवाल देखने को मिलते हैं। 5-6 सवाल में से 2-3 सवाल करंट अफेयर से होते हैं, 2-3 सवाल बेसिक जो बुक आप पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत उससे होते हैं। हालांकि लक्ष्मीकांत में भी है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू को पढ़ेंगे तो टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये संविधान सभा की समितियाँ और समिति के अध्यक्ष। तो संविधान सभा में कितनी समितियाँ थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, किस समिति का कौन प्रेसिडेंट था, ये क्वेश्चन मतलब हजारों परीक्षा में पूछा गया है। हर, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल का हो या कोई भी एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, संविधान सभा की समिति उनके अध्यक्ष कई बार पूछा गया है। तो संघीय संविधान समिति है, प्रक्रिया नियम समिति है, प्रारूप समिति है, मौलिक अधिकार उप समिति है। तो सबको पता रहता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो पीसेस ने क्या कहा, सी का 3, ये तो आपको सबको पता है। ठीक, मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, ये थे JB कृपलानी। तो डी का टू देखेंगे आप, सी और बी में ही है। ए तो एलिमिनेट होगा, डी एलिमिनेट हो गया। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आप देखेंगे, चलो ये तो समितियाँ की, ये पिछले साल के पेपर में कहाँ पूछे गए हैं। अगर आप यूथ की बुक देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर तीसरा चौथा क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें समिति के अध्यक्ष पूछे गए। देखिए यहाँ पूछा कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और देखिए यहाँ प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष के नाम भी लिखे हैं। जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो तब हम पाते हैं कि 1-2 क्वेश्चन हमारे ठीक वहाँ से हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप इसमें देखेंगे इस चैप्टर में तो कई सारी समिति से आए हुए हैं। ये डायरेक्ट तो बिल्कुल फ्रेम तो नहीं कर रखा, लेकिन ये पूछा है कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पिछले साल के पेपर में है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कथन दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते और ना ही राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य होते हैं। एग्जामिनर यहाँ पर गेम खेलता है। तो पहला तो ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे
तो देखें 544 क्वेश्चन देखिए और उसमें लिखा हुआ है ये बिल्कुल सेम है, ऐसे तो आप सेम कह सकते हैं, लगभग सेम कह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा सदस्य होने के लिए हटते हैं, तो ये भी कथन ठीक है, ठीक। तो अगर लेकिन आप पाएंगे जो ये वाला स्टेटमेंट है कि सदस्य होता है, तो ये नहीं है। देखो उसमें लिखा भी होगा, एक्सप्लेनेशन में दोस्तों, वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिस्ट्री क्वेश्चन और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन में दोस्तों क्रम वाले सवाल बहुत पूछ रखे हैं, और ये ईयर बेस है। अगर आपको ईयर पता है कि पंजाब का गठन कब हुआ तो आप कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का हमें पता है कि 1980 में हुआ है, तो ये सवाल आप कर सकते हैं। जैसे सिक्किम का हमें पता है कि 1975 में विलय हुआ था। तो आप देखेंगे कि अगर आपको ईयर याद है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हम इसका रेफरेंस कहाँ देख सकते हैं, देखिए अगर आप यूथ की बुक देखेंगे या घटना चक्र पूरा लोगन पढ़ेंगे आप, तो उसमें भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। जैसे भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालक्रम बताने हैं हमें। तो देखिए आंध्र प्रदेश है, हरियाणा, हिमाचल और सिक्किम है। देखिए सिक्किम 1975, ये डायरेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा तो गया है। जैसे नहीं, देखो सिक्किम यहाँ पे आ गया कि 1975। नागालैंड ने, देखिए नागालैंड अगले सवाल में आ गया, ये रहा नागालैंड। मेघालय आ गया है, सिक्किम आ गया है, हरियाणा आ गया है, तो आपको आइडिया तो होगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश फिर से आ गया अगले क्वेश्चन में, सिक्किम फिर से आ गया, तो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम है 3 बार रिपीट है, तो आपको कम से कम अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की तो डेट पता होगी है ना। तो अरुणाचल प्रदेश 1980 में गठन हुआ, इसका 1975 में हुआ, तो 4 के बाद 2 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, तो देखिए डी तो कट गया आपका क्योंकि 2 पहले आ गया, ए भी कट गया आपका क्योंकि 2 पहले आ गया, तो सी और बी में से आपका आंसर होगा। तो ऐसे एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जॉइंट सिटिंग का सवाल ये पूछा है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 109 प्रावधान नहीं करता, 108 में प्रावधान है जॉइंट सिटिंग का, और ये 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे इन्होंने एक गड़बड़ क्या कर दी थी। इंग्लिश में तो दे रखा था 109, और हिंदी में प्यारे साथियों ये 109 को मिस ही कर गए। इसमें दे दिया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। बहुत सारे हिंदी माध्यम एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ठीक मान लिया 109, जबकि यहाँ पे ना हिंदी में दे रखा है 109, ना हिंदी में 108 दे रखा है। हिंदी में कुछ दे नहीं रखा था इन्होंने, जबकि इंग्लिश में 109 दे रखा था। तो मिस प्रिंटिंग था उनको, नहीं क्या आता है मुझे तो समझ में नहीं आया। तो 109 में प्रावधान है, तो ये आपका गलत है। दूसरा देखेंगे, संविधान 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 संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग आहूत की जा सकती है, तो ये गलत है। ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए आयोजित की जा सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। हैं देखिए अगर क्वेश्चन है कि वित्त आयोग और अध्यक्ष हमें बताना है, वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो ये डेटा डायरेक्ट तो नहीं है किसी पेपर में कि पूछा गया है कि एकदम डायरेक्ट, लेकिन अलग अलग पूछा गया। 11वें के अध्यक्ष कौन है, 12वें के कौन है। देखिए अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सी रंगराजन थे। तो बी का फर्स्ट होगा प्यारे साथी, तो बी का फर्स्ट देखो ये मैं, तो ये राइट आंसर हो गया। और ऐसे ही देखिए 14वें का पूछ रखा है यहाँ पे, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे, वी रेड्डी। तो 14वें का कौन सा, वी रेड्डी, डी का 2 हो गया। तो डी का 2 भी दोस्तों ये में ही है। तो आपने देखा कि ये भी क्वेश्चन बिल्कुल
रिपीट ही कह सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आप कहेंगे कि ये पिछले साल में पूछा गया या नहीं पूछा गया है, लेकिन 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए, 22 भाग जो हैं वे याद होने चाहिए आपको, बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए हमें। तो 12 अनुसूची है, ये पिछले साल के पेपर में पूछा गया हो या नहीं, ये तो आपको याद होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं। ठीक है, तो रेफरेंस भी देख सकते हैं। देखिए, कई बार पूछा गया है कि तृतीय अनुसूची, चतुर्थ, सातवीं, आठवीं, तो पिछले साल के पेपर में है। चलिए, मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। बस मेरा मकसद है कि आपको दिखाना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और कौन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। हर साल नगर पालिका और नगर पंचायत जो स्थानीय शासन है वहाँ से सवाल पूछते हैं। जैसे बलवंतराय मेहता समिति है, कुछ समितियाँ हैं, अशोक मेहता समिति, पी के थुंगन समिति, तो वहाँ से एग्जामिनर पूछता है। तो देखिए, नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि अर्हता दे रखी है 25 वर्ष, जो कि गलत है, 21 वर्ष है नगर पालिका सदस्य बनने के लिए। जो एलिजिबिलिटी है एज की, तो 21 ईयर है। तो पहला गलत हो गया। नगर पालिका में सीधे चुनाव से आने वाली कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो ये आपको पता है कि सेकंड ठीक है। तो इसका रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उसका प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 243D3। कई बार एग्जाम में यही आर्टिकल पूछा गया कि 243D3 में क्या है, तो रिजर्वेशन है। ठीक है, तो देखो आप पढ़ेंगे तो एक थर्ड ये ठीक है, आपका रेफरेंस आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है, बाकी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल है कि भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। कारण है, जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावी पहुंच प्रदान करता है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जेनरिक है, बिल्कुल एकदम एक नंबर स्टेटमेंट है। इसमें तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं जो आप इनको काट सकते हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो पढ़ के। जनहित याचिका आपको पता है कि क्या होती है। कोई व्यक्ति किसी अन्य के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब जाता है अधिकारों के संरक्षण के लिए कमजोर वर्गों के लिए, तो जनहित याचिका के माध्यम से जाता है। तो आपको पता है कि ए और आर दोनों ठीक है, और ये इसकी सही व्याख्या करता है। इसको कैसे करते हैं, देख कैसे करते हैं कि भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है क्योंकि जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, इसमें देख कई बार हम यहाँ गलती कर देते हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हम यहाँ ध्यान नहीं करते। तो हमें ध्यान करना है क्या पूछा है कि सुमेलित नहीं है पूछा है कि सही सुमेलित है पूछा है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये गलत हो गया। मानव अधिकार दिवस 29 जनवरी, ये गलत है, 10 दिसंबर को शायद मनाया जाता है। मुझे बताना कमेंट करके। तो 2 और 3 तो आपका गलत है और पहला ठीक है आपका। पीसेस पूछता है ना कई बार एग्जाम में, डेट पूछता है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, महिला दिवस कब मनाते हैं, तो डेट से ही सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है कि 16 क्रम पूछा है, ये मुझे किसी भी पिछले साल के पेपर में मुझे तो नहीं दिखा। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि कहाँ कहीं पूछा गया है। तो भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा उन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इनमें कौन सी घटना घटित हुई, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है प्यारे साथियों, फिर मतदाता फोटो पहचान पत्र है, फिर नोट आया है, और फिर वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो सबसे लास्ट में ये आया वीवी पैट, वीवी पैट, जिसमें है ना कुछ वोट को हम वेरीफाई करते हैं कि सही डली है गलत डली है ना। तो सबसे लास्ट में 3 आया है। तो ए और बी को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका आंसर सी लगाएं या डी लगाएं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि VV80 सबसे लास्ट में आया, क्योंकि ये 2025 में बहुत विवादों में था, पॉइंट ये वाला।
करंट अफेयर की मैगजीन में आप इसको पढ़ सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया था, तो उन्होंने मांग की थी कि सभी मतदाताओं का वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना करा था कि नहीं, हम 5% या 10% कुछ उसमें दे रखा था कि केवल इतने ही व्यक्तियों को कराएंगे। तो आप देखेंगे तो इसका डी इसका राइट आंसर। इसको आप याद कर सकते हैं, अगली बार भी हो सकता है कि पूछा जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है, दोनों ही ठीक है आपके। और इस आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। इसको कैसे करते हैं कि कारण को हटाओ, यहाँ पे क्यों की लगा के देख लो आप, कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। या ऐसे आप पढ़ सकते हो कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है, इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो दोनों ठीक है, सही व्याख्या भी करता है। अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। तो 22 भाषाएं हैं, तो आपको बताना है कौन सी। तो भोजपुरी नहीं है, ये नेपाली, डोगरी, ये तो सब है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये तो अभी जोड़ी गई थी 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शायद। तो आप इसको देखना। तो भोजपुरी नहीं है, तो 4 नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्थानीय शासन से एक सवाल फिर आया है। स्थानीय शासन से 2 सवाल थे, अभी पीछे का आया एक सवाल जिसमें महिलाओं के लिए 3/1/3 सीट रिजर्व का प्रावधान था। तो दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, देखिए बिल्कुल ही गलत हो गया कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो 1/3 है, तो दूसरा तो गलत हो गया आपका। तो बी, सी, सॉरी, तो आपका बी तो कट गया और ए कट गया। सी और डी में से आपका आंसर होगा। तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, तो ए ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये तो आप देख चुके हैं कि उपराष्ट्रपति वाला। अगला देखते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति आप देख चुके हैं। ये सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा ने सबसे पहले से आखिरी तक के क्रम। देखिए क्रम वाले सवाल बहुत पूछता है पीछे सर, ये बहुत गलत होते हैं। अगर हमें क्रम ही नहीं पता होगा, ईयर नहीं पता होगा, तो कैसे करेंगे। हमें पता ही नहीं नीलम संजीव रेड्डी कब राष्ट्रपति थे, के आर नारायण कब थे, पीजे अब्दुल कलाम कब थे। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट है तो हम सोल्व कर देंगे। अब ये रटने वाले सवाल हैं। अभी पूछा है कि क्रम पूछ लिया राष्ट्रपति का। अभी एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, उसमें पूछा है लोकसभा के अध्यक्ष का क्रम पूछ लिया कि बताओ। अब ये सवाल कैसे रटे, मुझे तो समझ में नहीं आता। इतने फैक्ट कैसे याद करने हैं, आप मुझे बताना आप कैसे याद करते हो। कुछ दवाई ववाई हो तो बताना। तो इसका जो आंसर है वो बी है, सॉरी ए है। तो सबसे पहले नीलम सिंह रेड्डी हैं। लेकिन पिछले साल के पेपर में आप देखेंगे कि इनमें सवाल पूछे गए हैं। तो नीलम संजय रेड्डी, फिर आर वेंकट रमन है, के नारायण है, एपीजे अब्दुल कलाम है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताया तो करें कि वीडियो अच्छी है नहीं है। लाइक करो, नहीं है तो डिसलाइक करो। कमेंट में बताओ कि सही नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। और इसके बाद से मैं ईयर वाइज पेपर लेकर आऊँगा। और पॉलिटी के तो प्यारे साथियों, मैं ऐसी आपकी तैयारी करा सकता हूँ कि मुश्किल से आपको 1-2 सवाल ही गलत हो सकता है, अगर हुआ तो। अगर 20 सवाल आए तो मुझे लगता है कि 18-19 तो आपकी रेंज में रहेंगे। ठीक है, 1-2 सवाल हो सकता है कि गलत हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 के 20 ठीक कर देंगे, क्योंकि हम पॉलिटी के PYQ पढ़ेंगे पूरे 1991 से लेकर और 2025 तक। पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए उनको हम एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे
और मैं पॉलिटी की जो थ्योरी है उसको भी मैं लेके आऊँगा, मैं सोच रहा हूँ। तो पॉलिटी का सेगमेंट मैं आपका कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा मैं आपका करा दूँ। तो अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। देखिए, फजल अली आयोग है भाषा संबंधी। जब बात की गई थी कि भाषा के आधार पर गठन करें या नहीं करें, तो 3 आयोग थे। फजल अली आयोग थे, वल्लभी पट्टाभी सीतारमन और पटेल और नेहरू, एक इनका आयोग था, इसको बोलते हैं वीपीपी। तो फजल अली आयोग के सदस्य पूछे कि कौन से हैं, तो पणिक्कर जी थे और एन कुंजरू। तो 2 और 4 ठीक है, आपका सी इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है। तो ये क्वेश्चन तो एग्जिट रिपीट है, आप पिछले साल के पेपर में देखेंगे, बिल्कुल रिपीट है। मैं स्क्रीनशॉट्स का लेना मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन पूछा गया है, आप घटना चक्र में दे रखा है। लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों ही आपकी वित्तीय समिति हैं। अगला देखते हैं। हाँ, देखिए ये पूछ रखा है कि 11वीं लोकसभा, 12वीं, 14वीं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सबको पता है, ओम बिरला जी 17वीं के हैं। तो एग्जामिनर ने कर दिया कि डी का तो फर्स्ट है, सब लगा देंगे। लेकिन पिछले साल के पेपर में पूछा गया है, पीएम संगमा वाला पूछा गया है। तो 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे पीएम संगमा। ठीक, तो इसका ये राइट आंसर है। 12वीं के थे बाल योगी जी। 12वीं बाल, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 12वीं बाल, 12वीं। ठीक है प्यारे साथियों, तो बी का पूरा, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये पिछले साल में भी पूछा गया है, और आपको 22 के 22 भाग आपको याद होने चाहिए। 22 भाग 12 अनुसूची, किस देश से हमने कौन से प्रावधान लिए, ये बिल्कुल याद होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए, और आपके डीपीएस भी आपको याद होने चाहिए, मौलिक कर्तव्य आपको याद होने चाहिए। तो सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया कि भाग 4 में तो मौलिक कर्तव्य है, आपको पता है। भाग 6 में राज्य है, नगर पालिका है। भाग 9 में नहीं है, सॉरी, भाग 11 में नहीं है, भाग 9 में है। 9 में पंचायत है, 9 है नगर पालिका, 9 भी सहकारी समिति। तो ये 11th है, तो 9 ऐसे बनाना था इनको। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। भाग 9 में पंचायत है, 9 है नगर पालिका, 9 भी सहकारी समिति। तो 9 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब ये वाला सवाल पे विवाद है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है तो ठीक है आपका, लेकिन भारत में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर मानना है। अब मुझे बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब ये सवाल है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या, अब ये कैसे याद करें, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों पूछता है, क्योंकि करंट अफेयर में इलेक्शन इसमें मुझे लगता नहीं उस टाइम पे हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था क्या, अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु। तो ये राज्यसभा की सीटें कितने राज्य है, कहाँ तक नाम याद करेंगे कि किस राज्य में कौन सी राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो उसका डी इसका राइट आंसर है। कुछ तरीका हो तो मुझे बताना आप। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये तो सही है सवाल। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ये गलत है। उपस्थित मतदान देने वालों को 2/3 के लिए आवश्यकता है इसके लिए। तो पहला ठीक है आपका, दूसरा गलत है। तो डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस प्यार से, तो ये क्वेश्चन होगा 18 से 20 सवाल इसमें आपके पॉलिटी के आए हैं, और आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और मैं जो सीरीज़ अब सोच रहा हूँ कि 2025, क्योंकि मैं पॉलिटी की सीरीज लेकर आऊँगी। 2025 में पूछे गए क्वेश्चन, 2024 ऐसे चलेंगे हम, 1991 तक जाएंगे। पॉलिटी में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो सी सेट में कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, जिसमें है ना
कम्युनिकेशन के सवाल बहुत रिपीट होते हैं, बहुत सारे बच्चे कम्युनिकेशन उसमें है ना सहज महसूस नहीं करते, सी सेट में 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सी सेट में कम्युनिकेशन का भी लेकर आऊँ आपके लिए, जो पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चन है, ताकि कम से कम 2-4-5 क्वेश्चन भी अगर आपके सोल्व हो पाए कम्युनिकेशन के तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? अगर आपने 5 सवाल सोल्व कर दिए कम्युनिकेशन के और 5 सवाल सोल्व कर दिया आपने अनसीन पैसेज, जो पैसेज आता है हिंदी का, तो 10 सवाल तो आपके यही हो गए। फिर आपकी 30 से 35 नंबर की लड़ाई रह गई, क्वेश्चन की लड़ाई रह गई। तो मैं लेकर आऊँगा सी सेट के कम्युनिकेशन के भी, जिसमें नहीं रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो सच में सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। पढ़ाई वैसे भी नीरस है, इतने लोग नहीं जुड़ पाते हैं। अगर मेरा कंटेंट एंटरटेन करने का होता तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते। पढ़ाई तो नीरस है, शुष्क है एकदम, इसको कौन ही करता है। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।